नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट इंडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए कर्नल मयंक चौबे जी। मयंक चौबे सर हमारे साथ मिलेंगे 14 और 15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जो क्यूआर कोड है उसी पे स्कैन करके आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां से रजिस्ट्रेशन हैं। वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रीचिंग वेरी हाई नंबर्स, तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लीजिए इससे पहले कि यू रन आउट ऑफ द टिकट्स एंड द पासेस। और बहुत सेकेंड डे फर्स्ट डे बोथ द डेज इट्स फिल्ड विद लॉट ऑफ गुड गेस्ट, आई वुड से पीपल नॉट ओनली हु आर पॉपुलर इन सोशल मीडिया, आई वुड से, बट जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो अंदर की बहुत सारी बातें जानते हैं। सर, हम लोगों कई गेस्ट के रिक्वेस्ट पे वी माइट नॉट बी एबल टू टेलीकास्ट कपल ऑफ सेशंस। दे हैव रिक्वेस्टेड कि भाई ये हम इंडोर करेंगे, बट वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ पुट इट आउट लाइव ऑन द वर्ल्ड। तो आप जल्दी जल्दी रजिस्टर करें और मिलने का मौका दें। बहुत गपशप होने वाली है वहां पे। सर, अ वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। आज इम्पोर्टेंट दिन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट दिन, 12 तारीख है आज, और आज हो रहे हैं बांग्लादेश में इलेक्शंस, हमारे नेबर में। और उसकी वजह से सर बहुत सारे चेंजेस भारत के अंदर भी हुए हैं, बहुत रेड अलर्ट्स भी हो रखे हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप डिटेल में बताएं कि आपके पास तो अंदर से बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे सोर्सेस हैं, बांग्लादेश की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। ओवर टू यू सर। थैंक यू गायत्री जी। और टुडे व्हाट आई शेयर विद यू विल बी ऑल सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो भी मेरे सोर्सेज से आए हुए हैं और कुछ कुछ प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो भी सोर्सेज से आया हुआ है। जो मैं बोलूंगा वो भी मेरा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन रहेगा। सो यूल हैव टू बेयर विद मी। गायत्री जी, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप प्रेजेंटेशन को इसमें अपलोड कर सकें तो जी। सो दिस इज बांग्लादेश एट अ ग्लांस। जीडीपी कितनी है छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट, 173 मिलियन, यानी 17 करोड़ जनसंख्या है वहां पर। 17 करोड़ में से करीब 12 करोड़ उनके वोटर्स हैं। इस बात का बस ध्यान रखिएगा आप कि टोटल वोटर स्ट्रेंथ इतनी है। अगर इनकी यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, इनके पास में टोटल 350 सीट है अपने पार्लियामेंट में। 350 सीट में से केवल 300 सीट में चुनाव होगा। अब बाकी 50 का क्या होगा आप सोच रहे होंगे। तो बाकी 50 सीट जो हैं वो विमेन एंड अदर्स के लिए रिजर्व्ड है। और जो 300 चुन के आएंगे उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन यहां पर महिलाओं के रूप में किया जाएगा। फर्ज कीजिए जमात के सपोज 100 चुन के आते हैं, तो वो प्रोपोर्शन यानी 1/3 सीट्स 50 में से वो महिलाओं की जाएंगी जमात को। इस तरीके से इनके पार्लियामेंट का निर्धारण होता है। तो टोटल 350 सीट्स। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं और अगली स्लाइड जो है वो कहती है बांग्लादेश के इलेक्शन की हिस्ट्री, क्योंकि हर चीज को थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल से देखने की आवश्यकता है। तो मैंने बांग्लादेश की इलेक्टोरल हिस्ट्री को कुछ फेजेस में बांटा हुआ है। तो इनका फाउंडेशन फेज मानते हैं सन 73 से सन 86 के बीच में, जब इनके पहले इलेक्शंस हुए थे 73 में। 71 में बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ था पाकिस्तान से, और उनके पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे सन 73 में। ये हुए थे शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में, जो कि अवामी लीग के लीडर थे। और नेचुरली ये इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। ही इज द फादर ऑफ द बांग्लादेशी नेशन। हालांकि अभी स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है, बट ही वन ओवरवेलमिंगली इन दिस इलेक्शन। सेकेंड फेज आता है इनके इलेक्शन का 75 टू 81, और इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंसोलिडेशन होता है। होता क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें चल रही होती है। सन 75 में बंगबंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के मेरे ख्याल से 15 सदस्यों का बेरहमी से कत्ल किया जाता है, और इस कत्ल में इनकी मिलिट्री मुलविस थी। अभी भी इनके मिलिट्री के कुछ लोग, एक मेजर साहब भी हैं जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, वो इस समय कनाडा में छुपकर शरण लेकर रह रहे हैं। तो इनकी देश में 75 के बाद में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और इंस्टेबिलिटी आने के बाद में फिर मिलिट्री जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इनके इलेक्शंस को। और ये मिलिट्री इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल एरा हम देखते हैं सन 86 से लेकर सन 90 के बीच में। 86 में क्या होता है कि मिलिट्री रूलर होते हैं हुसैन मोहम्मद इरशाद, HM इरशाद। इलेक्शंस उनके अंडर में कंडक्ट किए जाते हैं। ऑपोजिशन जो होती है वो बॉयकॉट करती है। तो जो जीत के लोग आते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन
उठता है नेचुरली। फिर सन 88 में दोबारा से इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, वाइडली बॉयकॉटेड अगेन, क्योंकि इस समय पता नहीं कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एलिजेंस क्या है। अफरा तफरी का माहौल है बांग्लादेश के अंदर। तो अफरा तफरी का माहौल जब होता है तो मास अपराइजिंग होता है। तो सन 90 में हम देखते हैं कि दुनिया खड़ी हो जाती झंडे लेकर, और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का दौर शुरू होता है। तो बाइपोलर डेमोक्रेसी, यानी कि दो मुख्य पार्टी जो हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं। और दो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी कौन सी होती है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी बेगम बोल रहा हूं, शेख हसीना वाजिद, और इंसिडेंटली एक मिलिट्री रूलर जिया उर रहमान की वाइफ बेगम खालिदा जिया। शेख हसीना वाजिद अवामी लीग पार्टी से, और बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी से खड़े होते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है तथाकथित रूप से रेस्टोर हो जाता है। बेगम खालिदा जिया जो है वो इलेक्शन जीतकर आ जाती है। अगला इलेक्शन आता है सन 96 में, फरवरी के मास में। इसमें बॉयकॉट करती है ऑपोजिशन, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल फिर से। तो आप देखेंगे कि हमारे ईस्ट और वेस्ट नेबर्स के बीच में इलेक्शंस क्वेश्चनेबल, मिलिट्री रूल प्रोमिनेंट, ये हमको चीज दिखाई देती है। और और यहां यही पर आता है, पाकिस्तान में भी होता रहा है। हाँ, यही दोनों नेबर्स के बीच में ये होता रहा है। इसको कहते हैं जीन का इफेक्ट, यानी आपके जो डीएनए में जो है यही प्रॉब्लम है। और डीएनए की प्रॉब्लम, अब देखिए, कई भारतीय ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हमने इतना साथ दिया, उसको आजादी दिलवाई, लेकिन बांग्लादेश फिर भी हमारे साथ में नहीं है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा अगस्त सन 1946 में। 1946 अगस्त में हिंदुओं का बेरहमी से बंगाल में कत्ल होता है, और उसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं सोहरावर्दी, और सोहरावर्दी के पिट्ठू होता है एक व्यक्ति जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। अब आप समझ में आ रहा है आपके? तो जो लोग कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत भले आदमी थे, उनकी बेटी बहुत भली है, मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि एक बार हिस्ट्री को पुनः पढ़ लीजिए। ये व्यक्ति जो था ये डायरेक्ट एक्शन डे में शामिल था, परंतु भारत ने देखा कि दो दुश्मनों में से कौन कम दुश्मन है, तो हमने कम दुश्मन का साथ दिया और बांग्लादेश को अलग बनाया। पर यकीन मानिए, डीएनए वही है जिसने कि अलग देश की मांग की थी, और हिंदुओं के प्रति घृणा जो है वो शुरू से थी। तो अगर आप सोचते हैं कि बांग्लादेश आपका हितैषी हो जाएगा, तो प्लीज हिस्ट्री को दोबारा से पढ़ लीजिए। तो ये मेरी करबद्ध आपसे प्रार्थना रहेगी। खैर, सन 96 में आते हैं, इलेक्शन होता है जून में, केयर टेकर सिस्टम जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, अब मौका पड़ता है शेख हसीना वाजिद, जो कि बेटी हैं शेख मुजीबुर रहमान की, वो पावर में आती हैं। 2001 में पुनः इलेक्शन होता है, लेकिन इस समय हंग पार्लियामेंट आती है, दोनों पार्टीज कोalition करती हैं और रूल करना शुरू कर देती हैं। बीच में एक छोटा सा फेज आता है 2007 और 2008 के बीच में, जिसमें कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही थी और किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा था। तो पॉलिटिकल वायलेंस जो था वो उस समय अपनी पीक पर पहुंचता है, और मिलिट्री कहती है कि हम जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट को इंस्टॉल करेंगे। सो सन 2007 में एक केयर टेकर गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाती है। कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे काम होता है, और सन 2008 में पुनः इलेक्शन अनाउंस होता है। इस समय फिर से शेख हसीना वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो अवामी लीग का नेतृत्व करते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिलती है और वो पावर में आ जाती है। अगला फेज आता है डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन कॉन्ट्रैक्शन का एरा, यानी 2014 से लेकर 24 का। 2014 में इलेक्शन होते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बेगम खालिदा जिया की पार्टी इसको बॉयकॉट करती है। अवामी लीग जो है अनअपोज्ड इलेक्शन जीत जाती है। लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई कंपटीशन तो हुआ नहीं, आपको हम कैसे मान लें कि यू आर द ट्रू रूलर ऑफ द कंट्री। तो सन 2018 में पुनः इलेक्शन होते हैं, अवामी लीग फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर ले लेती है। लेकिन इस समय ऑपोजिशन पार्ट लेती है, बीएनपी पार्ट लेती है, लेकिन वो कहती है इलेक्शन की रिगिंग हुई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई हैं।
यहां पर ये मैं बताता चलूं कि बांग्लादेश में इलेक्शन अभी भी पेपर बैलेट से होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। आगे आऊंगा मैं उसके ऊपर। 2018 में इलेक्शन हुआ, अवामी लीग जीत गई, अपोजिशन ने बोला कि आपने धांधली की है। अब आता है आखिरी इलेक्शन जो हुआ था 2024 में। उसमें भी अवामी लीग ने कंटिन्यूअसली अपनी डोमिनेंस जो थी वो दिखाई थी। और उसके बाद में टाइम आता है पिछले साल 2025 में, 5 अगस्त को, जब बेगम खालिदा जिया जो हैं वो बीमार पड़ी हुई हैं। शेख हसीना वाजिद जो हैं उनको भागना पड़ता है क्योंकि वहां पर तथाकथित रूप से जेन जी विद्रोह करते हैं और वो उनको वहां से भगा देते हैं। फिर वहां पर एक बड़े ही नेक दिल इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो आते हैं देश को संभालने के लिए। वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, मैं केवल चीफ एडवाइजर रहूंगा। मजाक अच्छा तो करते हैं सर आप। मैं नेक तो दिल बड़ा यूनुस। मैं कितने तो प्यार से। मैं तो बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे। पर ठीक है, देखिए अब इलेक्शन का पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में आखिर इलेक्शन का पैटर्न चलता कैसे है। सन 73 से 90 के बीच में इंस्टेबिलिटी एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सन 91 से लेकर 2006 के बीच में बाइपोलर कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, दो पार्टी आती है, दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। 2007 से 8 के बीच में केयर टेकर रिफॉर्म्स का फेज, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, आर्मी पीछे रहती है। और 2014 से अब तक का डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, यानी एक पार्टी आती है लैंडस्लाइड विक्ट्री से, अगली पार्टी को बिल्कुल नष्ट करती हुई आती है। अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश में ऑपोजिशन का लैंडस्केप आखिर है क्या? तो इस समय बांग्लादेश में आप देखेंगे कि तारिक रहमान जो कि बीएनपी के लीडर हैं, और शफीकुर रहमान, दोनों रहमान है, रहमान में कंफ्यूज मत कीजिएगा। शफीकुर रहमान थोड़े एजेड हैं, सफेद रंग की दाढ़ी है, मूछ तो उनकी गायब है, और सफेद रंग की भौहें दिखेंगी और एक जालीदार टोपी पहनते हैं। वो जमात, बांग्लादेश की जमात पार्टी के लीडर हैं। उनको अमीर भी कहा जाता है जमात का। और तारिक रहमान जो हैं वो बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र हैं। ये 17 साल देश से बाहर रहे हैं। ही इज अ shrewd पॉलिटिशियन, और ये अब अपने देश में आते हैं और बीएनपी की कयादत करते हैं। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की थी तारिक रहमान में और बेगम खालिदा, सॉरी, शेख हसीना वाजिद के सुपुत्र में। तो मुझे एक इसकी सिमिलैरिटी दिखी इंदिरा गांधी के दो पुत्र, राजीव गांधी एंड संजय गांधी। तो राजीव गांधी टेक्नोक्रेट थे, उसी प्रकार से शेख हसीना वाजिद के पुत्र भी टेक्नोक्रेट है, पर वो पॉलिटिशियन में आने का प्रयास कर रहे थे। बेगम खालिदा जिया के सुपुत्र जो है वो थ्रू एंड थ्रू शूट पॉलिटिशियन है, जैसा कि संजय गांधी होते थे, रूथलेस पॉलिटिशियन, अपनी मदर से ज्यादा रूथलेस। वैसे ही तारिक रहमान भी अपनी मदर से ज्यादा रूथलेस पॉलिटिशियन है। तो अब दो पॉलिटिकल पार्टीज इस समय भिड़ंत कर रही हैं। बीएनपी लीड कर रही है एक 10 पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप को, और शफीकुर रहमान की जमात लीड कर रही है एक 11 मेंबर्स की, 11 पार्टीज की कोalition को। शफीकुर रहमान के खेमे में एनसीपी एक पार्टी है जो कि स्टूडेंट्स की बनाई हुई पार्टी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसमें स्टूडेंट्स ने जिन्होंने विद्रोह किया था वो इसके साथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। इस इलेक्शन में देखने वाली बात है कि आइडियोलॉजी, इनके अलायंस के क्या पैटर्न्स है और रीजनल इंपैक्ट है। ये तीन फैक्टर्स जो हैं इस इलेक्शन में रोल प्ले करेंगे। इनकी प्रोफाइल जो है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपसे। अमीर जो हैं शफीकुर रहमान, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनकी लीडरशिप जो है वो ऑल इन ऑल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पर केंद्रित है। कार्डर इनके बेस्ड जानना उनका। जी। इनके जी। आइडियोलॉजी जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ही लीड्स द जमात, द यस। एंटी इंडिया फोर्स, द एंटी जी। हिंदू फोर्स। गायत्री जी, एंटी इंडिया फोर्स, बांग्लादेश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आती है तो उसका प्लैंक रहता है इंडिया के साथ में संबंध। बीएनपी जो है वो आउट एंड आउट इंडिया के विरोध में चलती है, लेकिन शफीकुर रहमान की जमात जो है दैट इज टोटली हार्ड कोर एंटी इंडिया। और आपको यह भी बताता चलूं कि जमात के लॉयलिस्ट जो है वो इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी डिप्लोमेसी में हैं। मेरे पास में पूरी फेरिस्त है कि कौन कौन से डिप्लोमेट, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट जो हैं वो एलिजियस ओ करते हैं जमात को। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि नाम मेरे पास पूरे के पूरे हैं और मुझे ये भी मालूम है कि इसका बैकग्राउंड आखिर है क्या। दैट इंक्लूड्स द बांग्लादेशी हाई कमीशन टू इंडिया ऑल्सो।
इस पार्टी की खास चीज जो है, ये 71 की लीगेसी पे चल रही है। ये पार्टी जो है जमात, ये नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश बने। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। यानी इसका रुझान जो है वो पाकिस्तान की तरफ है। और इस पार्टी के सत्ता में आने पर थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। भारत तो जानता ही है कि ये कहां पर है, परंतु बांग्लादेश के लिए परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। ये हमको देखने को मिलेगा। दोनों की आइडियोलॉजी को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए परेशानी जब नाम ली तो ये परेशानी जो है यहाँ पर श्वान रूप में भी आ गई कि उन्होंने पहले ही तो सुन लिया परेशानी वर्ड। परेशानी आएगी। तो उन्होंने अपना प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब बीएनपी जो है वो एक नेशनलिस्ट पार्टी है। वो चाहती है कि बांग्लादेश जो है वो सेपरेट एंटिटी बनकर रहे, स्टेट सेंट्रिक पार्टी रहेगी। लेकिन जमात जो है ऑल इन ऑल इट्स एन इस्लामिक आइडेंटिटी ड्रिवन पार्टी। दोनों पार्टीज में ये मेजर डिफरेंस है। इनके मोबिलाइजेशन बेसिस भी अलग अलग हैं और हो सकता है इन दोनों में टैक्टिकल कन्वर्जेंस हो, वो हमको देखने को मिल रहा था। अब बीएनपी और जमात की अलायंस की हिस्ट्री अब हिस्ट्री पुरानी हो गई है, क्योंकि अब कहीं पर भी दोनों जो है वो साथ मिलकर चल नहीं रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूं कि देयर हैज बीन इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस आल्सो एज लेट एज यस्टरडे नाइट। रात के 10 बजे बीएनपी के 4 लीडर्स पे अटैक होता है। जमात के कई लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उनके पास में वेपन्स एंड फायर आर्म्स मौजूद थे। वो भी वीडियो मेरे पास में खैर आ चुके हैं। तो हिस्ट्री की लीगेसी है, वो चलती रहेगी, कोई नई बात नहीं है। ये टाइमलाइन है थोड़ा सा। अब रिस्क असेसमेंट कोशिश की थी करने की मैंने। एक सिनेरियो हो सकता है कि बीएनपी दोबारा से पावर में आ जाए। एक ऐसा है कि दोनों में से किसी को भी क्लियर मैंडेट ना मिले तो बीएनपी और जमात जो है वो दोबारा से एक दूसरे की तरफ खिंच के एक अलायंस फॉर्म कर ले, या आउट एंड आउट सिनेरियो 3 में जमात जो है वो आ जाती है। इनका भारत और बांग्लादेश के संबंध पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। एक मैंने मैप बनाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से कौन कौन सी पार्टी कहां कहां पर केंद्रित है, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी जरूर रहेगी कि इस इलेक्शन में आखिर होता क्या है। इसलिए भारत इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। गायत्री जी, जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय मेरे पास में रिपोर्ट आई है, अब तक बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 14% वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन में गर्मजोशी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, ये फैक्ट है। अच्छा, चाइना का इंटरेस्ट इस इलेक्शन में क्यों है? क्योंकि वो लेवरेज करता है अपने बीआरआई प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है बांग्लादेश में। उसकी निगाह बांग्लादेश के पोर्ट्स पर है और वो ये भी चाहता है कि डिफेंस कोऑपरेशन किसी तरीके से बांग्लादेश के साथ में स्ट्रांग बना रहे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है कि वो चाहता है बारंबार कि हिस्टोरिकली हमारा एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो जाए बीएनपी और जमात के एक्सिस पे। नंबर 2, पाकिस्तान अपने आप को साउथ एशिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप ध्यान करेंगे कि उन्होंने कराची पोर्ट की फैसिलिटी ऑफर की थी बांग्लादेश को, एम बीइंग टू शो टू दी वर्ल्ड कि देखिए हम जो हैं अपने इस इलाके में एक प्रोमिनेंट प्लेयर हैं और हम बाकी देशों की मदद करते हैं, जबकि भारत जो है वो इनको इतर करके चल रहा है। परंतु बांग्लादेश की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी बैलेंसिंग की, और वो रही भी है। बांग्लादेश के साथ में अगर आप एक छूट देंगे तो बांग्लादेश तुरंत उसको लेकर चाइना के पास जाता है। चाइना उससे बड़ी छूट उसको ऑफर करता है। जब चाइना ऑफर करता है तो फिर वो भारत के पास में आता है। इसी तरीके से जो देश इतने बड़े नहीं हैं वो ऐसे ही प्ले करते हैं। हमने देखा था श्रीलंका भी ऐसा ही पार्ट प्ले कर रहा था। उसके बाद में जब उसको झटका लगा तो उसको समझ में आया कि भारत उसका सच्चा हितैषी है। बांग्लादेश को भी देर सवेर ये बात समझ में आ जाएगी। भारत के लिए इंप्लीकेशंस क्या है? पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी जो है वो बांग्लादेश के एटीट्यूड पर जाके टिक जाती है।
एक कनेक्टिविटी का कॉरिडोर है। अगर हमको सेवन सिस्टर्स को अप्रोच करना है तो हमको ओवरफ्लाई करना पड़ेगा, या इसके बीच में से लैंड रेल रूट जो है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इस इलाके में एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो है वो उपजते हैं, उनको अंडर चेक रखने की भी आवश्यकता है। तो इसलिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसका हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस है। सीपेक, जिस प्रकार से ग्वादर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन के उभर रहा था, वैसे ही चट्टग्राम यानी चिटगांग जो है वो भी एक पोर्ट बनकर उभर सकता है। तो हमें इसलिए चाइना का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और चाइना वार्म वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल को अप्रोच करने के लिए चिटागोंग पोर्ट को डेवलप करने की जरूर सोचेगा। ये फिलहाल प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर आके टिक गई, लेकिन मैं और कुछ भी दिखाना चाह रहा था, देखता हूं। ये आप देखेंगे, इनका नाम है श्रीमान जी का हसरत अब्दुल्ला। इसका वीडियो को हम म्यूट कर देंगे इसको जी। हसनत अब्दुल्ला जो हैं, ये आपने नोट किया होगा कि इन्होंने बड़े बड़के बयान दिए थे कि हम सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। नोट कीजिएगा, एक गुलाबी रंग की पर्ची अंदर जा रही है और गुलाबी के बाद में एक सफेद रंग की पर्ची भी डाली जा रही है। तो आखिर इलेक्शन एक, पर्चियां दो, ऐसा क्यों? ये सवाल जो है हर एक के मन में आएगा, और इसका कारण ये है कि इस समय इलेक्शन जो है वो केवल बांग्लादेश में इलेक्शन ही नहीं हो रहा, इस समय बांग्लादेश में एक रेफरेंडम भी चल रहा है। और मैं इस समय आपको वो प्रेजेंटेशन भी लेकर आ जाता हूं जो कि रेफरेंडम की बात कर रहा है। इस समय आप देखेंगे कि ये क्यूज लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो अपना पोल करके वापस लौट रहे हैं। इसमें देखने वाली बात क्या है कि मेरे सोर्सेस ने बताया है कि कभी उन्होंने इतने ज्यादा बुर्का क्लैड विमेन और स्कल कैप पहने हुए लोगों को नहीं देखा। तो बांग्लादेश इस समय ग्रेविटेट कर रहा है रेडिकल इस्लाम की तरफ, वो इस बार के इलेक्शन में देखने को मिला। तो वन शुड नॉट बी सरप्राइज कि जमात जो है वो साइजेबल स्ट्रेंथ लेकर आती है, ऐसा कयास आराइयां लगाई जा रही हैं। इलेक्शन में इस समय ज्यादा जोर नहीं है, ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है। 14% कह रहे हैं वो, लेकिन वाकई में कितना है ये किसी को पता नहीं है। एक बार इसको प्रेजेंटेशन को दोबारा मैं देख रहा, रेफरेंडम के बारे में भी मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि कहां चला गया। इसको एक बार अगर हम झटपट रन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सॉरी, इसमें नहीं दिख रहा मुझे। इसमें नहीं है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो में मैंने रेफरेंडम का पूरा बनाया था। नहीं, वीडियो में नहीं, मैंने बकायदा प्रेजेंटेशन बनाई थी उसकी, बट नहीं है, कोई बात नहीं, रेफरेंडम पे बात कर लेते हैं एक्सटेम्पोरे। मैं सोचा था कि अगर आप स्लाइड लिखी होगी तो दर्शक जो है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ये मेरी सोच थी। तो दो पर्चियां मैंने आपको इसलिए दिखाई। एक पर्ची है जो हम 300 सीट की बात कर रहे थे उसकी, और साथ ही साथ बांग्लादेश में ये 13th इलेक्शन के साथ में एक नेशनल रेफरेंडम भी चल रहा है। और ये नेशनल रेफरेंडम जो है इसका नाम है 2006 रेफरेंडम, और ये बात करेगा इस समय जुलाई नेशनल चार्टर के बारे में। जुलाई नेशनल चार्टर का यस या नो, ये हमको चाहिए इस इलेक्शन में, ऐसा मोहम्मद यूनुस ने कहा है। और ये आखिर जुलाई नेशनल चार्टर है क्या? अगर आप यस बोलेंगे तो इसको क्रियान्वित किया जाएगा, अगर आप नो बोलेंगे तो इसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। जुलाई चार्टर कहता है कि देश में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का गठन। नंबर 2, बाई कैमरल पार्लियामेंट, यानी एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जैसा भारत में होता है राज्यसभा और लोकसभा, वैसा ही बांग्लादेश में भी बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की टर्म की लिमिट्स होनी चाहिए, ऐसा इस जुलाई चार्टर में प्रपोज किया गया है। प्रेसिडेंशियल पावर्स को एनहांस करना और जुडिशियल पावर्स को एनहांस करना, ये भी इस चार्टर का एक पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ब्रॉडर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी चेंजेस। तो कुछ चेंजेस जो हैं गवर्नेंस में और अकाउंटेबिलिटी में, ये लाने का प्रयास इस चार्टर में किया जाएगा इस रेफरेंडम के जरिए। अब अगर ये अप्रूव होता है तो इस समय बांग्लादेश में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की काउंसिल जो है वो फॉर्म होगी जो नए एमपीज इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से, और ये फाइनलाइज होंगे रिफॉर्म्स 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये एमपी जो नए चुन के आते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनाएंगे, और इनकी काउंसिल के रिफॉर्म जो है वो 180 दिन में फाइनलाइज हो जाने चाहिए। इन चेंजेस को अगर ये करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपना स्थान लेंगे। इसके लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो ये हाई कोर्ट में कहा गया था 2024 में, उसके बाद ये पहली बार ये रेफरेंडम जो है ये किया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन को उस पार्ट को खारिज कर दिया था 2011 में। तो 2024 में पॉलिटिकल अपहीवल होता है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजेद देश छोड़कर जाती हैं और मोहम्मद यूनुस गद्दी पर आके बैठते हैं। अब इंटरिम गवर्नमेंट चाहती है इस वोट पे यस पड़े, और यस पढ़ने से क्या होगा उनकी कि पावर्स मोहम्मद बढ़ यूनुस साहब की, बिल्कुल, और मोहम्मद यूनुस बहुत जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं कि इस रेफरेंडम में यस कर दिया जाए। आपको क्या लगता है सर? अच्छा, इसमें यस होगा। तो ये तो फिर पहले कभी मुझे लग रहा जाएगा था ही नहीं। ये नेक दिल इंसान कभी जाएगा ही ये नहीं। नेक दिल ये नेक दिल इंसान के मन में लालच है, ही विल क्लिंग टू पावर। And तो he'll make इस sure that समय there is a hung verdict on the elections on the other side. एग्जैक्टली, और इसका फायदा ये है, इसीलिए इस रेफरेंडम में भी धांधली की रिपोर्ट जो है वो ट्रिकल हो रही हैं। ये इस समय बांग्लादेश में चल रहा है और जो देखने में आ रहा है। तो दिस इज बांग्लादेशी इलेक्शन फॉर यू ड्यूली एनालाइज्ड। अब आखिरी वीडियो जो है जिसमें एक श्रीमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, और ये श्रीमान जी और कोई नहीं है, बांग्लादेशी आर्मी के चीफ है। ভয় इज थैंकिंग আপনাদের दी বাসা থেকে বের হয়ে পোলিং স্টেশনে যাবেন এবং আপনাদের ভোট ভোট দেবেন এটা আমাদের तो জন্য ही इज অত্যন্ত थैंकिंग द You- पब्लिक कि आप पोलिंग स्टेशन में आए, आपने वोट डाला है, আর दिस इज যারা ভোট डेमोक्रेसी দিতে का एक बहुत পারছেন না बड़ा যারা एग्जाम्पल है, মিডিয়ার ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि আপনারা उनको কিন্তু একটা ट्यूटर करके बताया গুরুত্বপূর্ণ गया কাজ है করছেন ये चीज करनी है आपने। मैं देखता हूं अगर मैं आपको और वीडियोस इसमें अपलोड कर सकता हूं तो सो दैट आपके दर्शक जो हैं वो देख पाएंगे कि असली सूरत हाल वहां पर आखिर चल क्या रहे हैं। ये 3 वीडियो के बाद में रोक देता है, और ये वीडियो वन मोर, आई हैव अपलोडेड वन मोर वीडियो जिसमें कि नेक दिल इंसान जो है वो अपना इलेक्शन पोल करके बड़े खुशी-खुशी बाहर लौट रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये मतलब डेमोक्रेसी जीत की की जीत पूरी है। उम्मीद है। ये पूरी उम्मीद है कि ये टिके रहेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं कह रहा था कि बेल्जियम भागेंगे, लेकिन ही इज टू हंग्री फॉर पावर, सो ही वोंट रन सो सून। तो ये टिके एक रहेंगे, और और इनके टिके रहने में अमेरिका का फायदा है, डीप स्टेट का। तो डीप so स्टेट they'll make वांट्स की जी, और so मेरे पास they में बल्कि फोटोग्राफ्स भी आ रखे हैं जिसमें कि रिगिंग को साफ दिखाया गया है। लेट मी जस्ट शेयर विद यू yes sir, कि yes. किस तरीके से वहां पर से वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स आए हैं कि द इलेक्शन इज रिग्ड, और बैलेट बॉक्सेस में ऑलरेडी रिपोर्ट भी आई थी कि ये उदयन हाई स्कूल है, उसका वीडियो आया है मेरे पास में कि दोपहर का समय है, क्योंकि इस समय हमारे देश में दोपहर हो चुकी है, उनके यहाँ दोपहर अभी भी हुई है, और उस दोपहर में उनके यहाँ पोलिंग स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, लोग जो हैं वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। मतलब तो ये बेसिकली भी चीज रिगिंग देखने में आ रही है। और दूसरा सर वो ये लोग वीडियो भी इलेक्शन मैं के आपसे रिजल्ट शेयर करूंगा। अनाउंस करेंगे, फ्यूचर में अनाउंस करेंगे इलेक्शन के हाँ रिजल्ट्स। तो जब मन करेगा तब अनाउंस करेंगे, अगर उनका मन किया तो अनाउंस करेंगे, नहीं मन हाँ, किया तो नहीं करेंगे। मैं ये नहीं करेंगे, ये भी पॉसिबल है। तो एक हम्म वीडियो मैं आपको और डालता हूँ, 2 वीडियो हैं बल्कि।
लेट मी शेयर विद योर ऑडियंस कि द पीसफुलनेस ऑफ द इलेक्शंस जो हैं वो इस वीडियो में आ जाएगा, कितना पीसफुल चल रहा है। So the violence in Bangladesh can be seen in this video. पकड़ी मची हुई है, ब्लास्ट हो रहे हैं मैदान। और एक वीडियो और है, बहुत पीसफुल इलेक्शन है बिल्कुल। রাজধানীর উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুটা শুনশান নীরবতা। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজধানীর উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে, যেটি সংসদীয় আসনে ঢাকা ৮ আসনের মধ্যে পড়েছে এবং এখানকার বর্তমানে ভোট কেন্দ্রের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি আপনাদেরকে আমরা জানার জন্য সরাসরি যুক্ত করেছি কালের কণ্ঠের মাধ্যমে। এখানকার সর্বশেষ যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি যদি আপনাদের একটু জানাতে চাই, বর্তমানে কিছুটা শুনশান নীরবতা আসলে এই ভোট কেন্দ্রে রয়েছে এবং এখানে ভোটার সংখ্যা নেই বললেই চলে, একদম লেখা রয়েছে। তবে আমরা একদম ভিতরে এই মুহূর্তে যেমনটি দেখতে অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং নিজে অধিকার प्रयोग করতে। क्या कह ये कह रहे हैं कि दोपहर का टाइम हो गया है और स्कूल में पोलिंग, हाँ ये कह रहे थे कि दोपहर का टाइम हो गया है और इस स्कूल में पोलिंग स्टेशन बना था, लेकिन कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है पोलिंग के लिए। तो ये दर्शकों से ये शेयर करना चाह रहे थे, दिखा रहे थे कि किस तरीके से पोलिंग जो है वो खास नहीं, कोई खास नहीं हो रही है। मैं थोड़े वीडियो को डाउन करता हूँ क्योंकि 3 वीडियो से ज्यादा मैं इसमें डाल नहीं सकता, तो डाउन करके मैं और वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ। अगेन the change in the attire of the women। সময়ের মধ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি মোহাম্মদপুর এলাকায় এবং আমরা যে কেন্দ্রে রয়েছি সেই কেন্দ্রের সামনে ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি নারী ভোটার যারা, তারা কিন্তু এসেছেন এবং গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে কিন্তু Now, इसमें आप नोट करेंगे कि the attire of the women, this was never the attire of a Bangladeshi woman, but things have changed and you can see how the society has been radicalized। और this is a madrasa which is a polling station in Bangladesh। So इस समय आप you cannot expect much from the elections, but the only thing is कि अगर कोई political party सीट पर आती है, पावर में आती है, तो उसको वो अपना रेडिकल एटीट्यूड छोड़ना पड़ता है। केस इन पॉइंट अफगानिस्तान में तालिबान आए थे, तालिबान से चाय पीने के लिए गए थे अब पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ की अब तो हमारा बिरादर इस्लामिक मुल्क जो है वो बन चुका है और अब हमारी, लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने अफगानिस्तान की जनता को कभी भी पीछे नहीं हटने दिया। हमने उनको स्कॉलरशिप्स दी, उन तक हमने गेहूं पहुंचाया और एंड में रिजल्ट क्या आता है कि तालिबान जो कि हम सोच रहे थे भारत के खिलाफ रहेगा, वो अब भारत से पैक्ट करके पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब मैं आपके दर्शकों को एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सब कह रहे थे कि हम इसके बावजूद पाकिस्तान को 25,000 टन चावल क्यों दे रहे हैं जबकि वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इज द जिग्सॉ फॉलिंग इनटू प्लेस नाउ कि आपको अपने पड़ोसी को अपने पक्ष में करना ही पड़ता है, येन केन प्रकारेण। तो बांग्लादेश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, पोलिंग का प्लैंक उनका एंटी इंडिया था, लेकिन एंटी इंडिया एटीट्यूड लेकर वो रूल नहीं कर सकते। ना उनको बिजली मिलेगी, ना उनको जूट पटसन के लिए या कॉटन के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, यान यहां से नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी वैसे ही डोल ड्रम्स में पहुंच चुकी है। यूनुस साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, इकोनॉमिस्ट है ना वो, तो उन्होंने इकोनॉमी को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया, धरातल पे भी नहीं रखा, रसातल में पहुंचा दिया है। तो ये खासियत है। और अब रही सही कसर हुई, भारत ने जब ईयू के साथ में पैक्ट किया और ट्रम्प साहब ने बोला कि भारत का टैरिफ घटा के 18% कर देंगे, तो बांग्लादेश के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे और जो ओनर्स थे वो डेलीगेशन लेके गए हैं इनके रूलर के पास में, कुछ करो वरना अब हम भूखे मर जाएंगे। तो
तो इस समय बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत से पंगा तो उन्होंने लिया है, लेकिन पंगा लेने के लिए क्या है, आपके पास में कुछ होना चाहिए, और वो है नहीं। आपने क्रिकेट में बोला कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलने का खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि आईसीसी का शेयर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना शरीफ थोड़ी है, वो तो इसीलिए माना है ना क्योंकि उसको शेयर आईसीसी का चाहिए। रमीज राजा ने बोला ही था कि 50%, 80% ऑफ द शेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम्स फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेस, क्योंकि वो पैसा देते हैं बीसीसीआई को, बीसीसीआई कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी के लिए। देखते रहिए, बांग्लादेश जो है वो मानकर आपके सामने पुनः गुड नेबर बन के आएगा। किसी भी भारतीय को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि बांग्लादेश में आवामी लीग, मेरे पास मेरे सोर्सेज ने बताया है कि आवामी लीग वाज अ साइलेंट किलर ऑफ हिंदूज, जमात इज अ ओपन ब्रेजन किलर ऑफ हिंदूज। तो वहां के जो माइनॉरिटीज हैं वो दबाव में रहेंगे, और जितना हम सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश करेंगे वो उनको और टारगेट बनाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ में हमारे कहे के हिसाब से चले। मेरे पास अभी अभी जैसे आपसे बात करता हूं और वीडियोस आ रहे हैं सोर्सेज से जो बता रहे हैं कि इवन कैपिटल सिटी में पोलिंग स्टेशंस जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो पर ये प्रोग्राम अनएंडिंग, हाँ इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू डू द इलेक्शन, जिसके रिजल्ट्स भी नहीं आने हैं, एंड पैरेलली रेफरेंडम करा रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को पुख्ता कर रहे हैं जी बेसिकली। जी जी बिल्कुल। जी, काफी और इसमें एम वोटर्स एम कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम वोट कास्ट करने गए लेकिन हमारे नाम का वोट तो ऑलरेडी वहां पर पड़ चुका डल था। चुका था वही तो रिगिंग कंप्लीट। दिस इज, हाँ, ये सोर्सेस मेरे बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग इस तरीके से ये फेस कर रहे हैं। जी, तो बांग्लादेश में एक शैम डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है, आपने देख लिया है। और बट देन ठीक है, नेबर है, यू कैन नॉट सेलेक्ट और इलेक्ट योर नेबर्स, आपको उनके साथ में रहना पड़ता है। अटल ये बिहारी हमारी वाजपेयी आज जी ने की कहा, जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चूज योर नेबर्स, दैट इज एग्जैक्ट समथिंग यू नो यू हैव टू लिव विद इट एक्चुअली। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन है इस वक्त। बांग्लादेश बॉर्डर पर रेड अलर्ट है भारत की साइड से, चौकसी बढ़ी हुई है, निगरानी ज्यादा की जा रही है, बीएसएफ को ज्यादा डिप्लॉय किया हुआ है, बिकॉज वहां से कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। वी डोंट नो कैसे सिचुएशन इवॉल्व आउट होगी, बट देखते हैं। जमात और S-400 का यूपी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया है। जी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में S-400 का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया है। तो जी, तैयारी पूरी है, ऐसी बात नहीं है। तैयारी। हाँ, आप हिमाकत करने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा है, वी डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट, बट छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा उन्हें, ये बात पक्की है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, मयंक सर से मिलते हैं 14-15 मार्च को 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। बहुत सारी बातें जो सर ओपनली नहीं बताते हैं, शायद खुस में जरूर बता देंगे, आई मीन 1-to-1 में। बहुत सारी बातें हम डिटेल्स, क्योंकि दीज शोज आर बीइंग वॉच्ड वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए कई बार हमें बातों को रोकना पड़ता है, इसीलिए। सो सी यू ऑल देयर। और अगर आप मेरी इस कॉन्फ्रेंस में मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। जय